अ, हम अलग-अलग लोगों की अलग-अलग राय हमेशा अपने प्रोग्राम में लेते रहे हैं और आज से हम लोग एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसमें अलग-अलग विधानसभा सीट से हम आम आदमी से पूछते हैं कि उसकी राय क्या होगी चुनावों से रिलेटेड। लगभग 6 से 7 महीने बचे हैं राजस्थान में चुनाव होने के लिए और अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन पार्टी किसमें किसके साथ कौन होगा। कभी पायलट जो हैं अलग रूप दिखा रहे हैं और कभी सास-बहू की तरह गहलोत की लड़ाई हो रही है। और सबसे पहले हम आज एक यूथ के साथ बैठे हैं और जहाँ शायद जयपुर का एक ऐसा इलाका जहाँ पे एजुकेशन सेक्टर बन गया है पूरा, गोपालपुरा बाईपास का इलाका। और यहाँ पे कुछ लोग मिले और अभी बैठे हुए हैं, तो हम बात करते हैं कि चुनाव किस आधार पे लड़े जाएँगे? जाति पे लड़े जाएँगे, धर्म पे लड़े जाएँगे, मोदी के विकास पे लड़े जाएँगे या गहलोत के योजनाओं पे लड़े जाएँगे? और क्योंकि यूथ है और इनमें से ऐसे बहुत से लोग हैं जो शायद पहली बार वोट देने जाएँगे या हो सकता है दूसरी बार भी वोट देने जा रहे हों। इनका खुद की सोच क्या है? क्योंकि अभी तक हमने नेताओं का इंटरव्यू लिया है जिन्होंने अपनी-अपनी पार्टी के बारे में कुछ बताना शुरू किया है। लेकिन अब पहली बार हम शुरुआत कर रहे हैं कि यूथ क्या सोचता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा नाम क्या है आपका? अपूर्व पूरा नाम? अपूर्व भारद्वाज। कहाँ रहते हैं अपूर्व जी? मैं यहीं त्रिवेणी नगर गोपालपुरा बाईपास। अच्छा, क्या लगता है चुनाव आने वाले हैं तो आप 18 तो क्रॉस कर गए हैं? हाँ, मैं दूसरी बार दूसरी बार देने वोट वाला डालेंगे। हूँ। हाँ। तो किसको वोट डालेंगे और किस आधार पे डालेंगे? मैं ये तो नहीं कहता कि आप किसी पार्टी का नाम लें, लेकिन नहीं। आपका आधार क्या होगा वोट डालने के लिए? सर, सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आज की तारीख में यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम के लिए है। जो एजुकेशन सिस्टम हम स्कूल को दे रहे हैं वो एक तरीके से एक रटाफिकेशन वाली एजुकेशन है। बजाय इसके हम लोगों को जैसे आज की तारीख में हम देखते हैं तो कोचिंग्स में हमें वो सारी चीजें सीखने को मिलती हैं जो स्कूल्स में नहीं सीखने को मिल पाती हैं। उसका रीजन ये होता है क्योंकि नई इनोवेटिव आइडियाज को एक्सप्लोर करवाया नहीं जाता है स्कूल्स के अंदर। और उसके अलावा देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब्स, हाँ मैं ये भी मानता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन गुड है हर कंट्री के लिए, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन से एक चीज होती है कि जो इकोनॉमी होती है उसका बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर से कम होता चला जाता है। लेकिन ये देखना एकदम से हर चीज को पूरी तरीके से शिफ्ट करना, ये भी पूरी तरीके से अगर मैं कहूँ कि एकदम से कर दिया जाए ये काम तो वो बेईमानी होगा। तो मुझे लगता है कि ये दो आधार होने चाहिए। ये आप क्योंकि हम स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं और ये चुनाव स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है। स्टेट गवर्नमेंट में पब्लिक प्राइवेट गहलोत सरकार ने बहुत सी योजनाएं निकाली हैं स्टूडेंट्स के लिए। बहुत से जो सरकारी जो विज्ञप्तियां निकली हैं और कुछ उनके एग्जाम भी हुए हैं। इस बार मौका रहा है कि गहलोत को पूरे समय काम करने का मौका नहीं मिला। लगभग 2 से ढाई साल कोरोना काल रहा है। सर वो और साल उन्होंने सबसे बेस्ट काम किया। और आपको मैं जी जी, मैं जैसे इन्होंने कहा कि शायद हम अगर इसमें कोई जाति या कोई हम पार्टी ना करें तो गहलोत वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले डिसीजन मेकिंग किया है कोरोना काल में। और शायद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी उनके बारे में कह चुके हैं कि उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा है। कुछ कमियां रही, जैसा ये कुछ इस तरह से इंसिडेंट हुआ कि 2011 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता तो अब ये समस्या आ गई कि जीतने के बाद कि वो धोनी ने जीता या गौतम गंभीर ने जीता या युवराज ने जीता। यहाँ एक हमारे साथ हैं जो शायद आपका नाम, पहले मेरा नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम उमेश सिंह गुजर। अच्छा, उमेश सिंह गुजर। तो हम किस पे बात करें? अब आप किस आधार पे वोट डालेंगे? क्या जाति पे? ये तो नहीं होता जाति का भी। हाँ। सरकार ने, गहलोत साहब ने भी, जो मुख्यमंत्री जी हैं अपने, उन्होंने काम अच्छे किए सब कुछ। पर जो सातों जात और सारी समाज की सबकी इच्छा है युवा चेहरा सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। वो आएंगे तो युवाओं के लिए कुछ अच्छा करेंगे। तो सबकी सोच ये है कि अब जो कांग्रेस सरकार है अगर मुख्यमंत्री का चेहरा इनको घोषित करती है तो वापस कांग्रेस रिपीट होने के चांस है पूरे। आपको लगता है कि तो गहलोत सरकार के मंत्री बोल रहे हैं कि एक फॉर्च्यूनर में ही सारे एमएलए आ जाएंगे। ये वही मंत्री बोल रहे हैं जो सचिन के साथ थे। ये स्टेटमेंट जो है वो राजेंद्र गुडा का है और उन्होंने ही कहा
लेकिन आप ये नहीं मानते कि चुनाव के बाद, जीतने के बाद, आपने वर्ल्ड कप जीत लिया और उसके बाद आप इस बात की लड़ाई कर रहे हैं कि किसने वर्ल्ड कप जीता, तो सचिन को 5 साल शायद इंतजार करना चाहिए था। सर कुछ जल्दी तो नहीं है? सर जब 2017 में जो चुनाव हुआ था तो पायलट साहब ने इतनी मेहनत की थी, उसी के कारण तो सरकार बनी एक थी। टीम में सभी लोग मेहनत करते हैं। अगर एक टीम होती है तो वहां सभी लोग मेहनत करते हैं। अगर मैं फिर एग्जांपल के तौर पे बात करता हूं कि 2011 का वर्ल्ड कप किसने जीता? युवराज सिंह ने, गौतम गंभीर ने, या सचिन ने? लेकिन नाम आता है हमेशा धोनी का कि धोनी के में जीता। तो पहला मोटिव तो हमेशा ही रहता है कि शायद ऐसे लोग, जिन लोगों को कुछ उतना नहीं मिला और जो 26 साल में कांग्रेस ने उनको वो उपाधि दे दी, वो पहली बार सांसद बन के आए, वो प्रदेशाध्यक्ष थे और उसके बाद भी शायद उन्होंने थोड़ी जल्दी दिखाई। और कोरोना काल में जहां उन्हें उनकी सहायता करनी चाहिए थी मैनेजमेंट के लिए, अगर आज मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आपको कोरोना काल में शायद लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, शायद साथ देना चाहिए था और उसके बाद फिर आप मुद्दों पे लेके आते हैं। तो अभी भी आप शायद जाति पे वोट देना चाह रहे हैं, नहीं काम पे नहीं। जातिवाद नहीं है इसमें। हाँ। वोट को तो सातों जाति चाहती है। तो आप मान सकते हैं कि गहलोत वो मुख्यमंत्री हैं जिनकी खुद की जाति के कोई भी एमएलए नहीं है। तो सारों जाति का वोट अगर किसी के पास आया या समर्थन आया तो गहलोत के पास आया ना। वो बात तो आपकी ठीक है जी। और चांदना जो है वो शायद आप ही की जाति से आते हैं। चांदना साहब भी हमारी जाति से आते हैं, हम नहीं मानते। वो चीज है, मंत्री है वो भी, शकुंतला रावत जी भी है। उद्योग मंत्री, उद्योग जो है वो सबसे पावरफुल रहता है। पर तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? पायलट साहब के पास तो कोई पावर ही नहीं है अभी। तो सिर्फ पायलट साहब भी अगर एमएलए होने, हाँ, तो उसको जो जनता चाहती है, जी, जनता चाहेगी वही तो होगा। अच्छा, कितनी जनता चाहती है उन्हें? सारे राजस्थान के जितने भी युवा हैं जी, जिस सब सचिन पायलट को ही चाहते हैं। अच्छा, मेरे बगल में बैठे हुए जो हैं उन्हें हंसी बहुत आ रही है, तो पहले मैं इन्हीं से पूछता हूँ कि हंसी किस बात की आ रही है सर? क्या आप इनके स्टेटमेंट से? नहीं, मैं बिल्कुल खुश हूँ इनके। आपका नाम? मेरा नाम तूफान चौधरी है। अच्छा, चौधरी हैं। हाँ, जाट लॉबी से आते हैं। बिल्कुल। एक अभी बहुत राजस्थान में हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया था कि राजस्थान में चल रहा है कि जाट और गुजरों का एक कॉम्बिनेशन बनने वाला है, हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट। ये दोनों अलग अलग पार्टी के होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाली जो सरकार है उसमें इनका बड़ा रोल रहेगा। बेनीवाल साहब तो बुला रहे, सचिन पायलट साहब को आना चाहिए बिल्कुल। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि अलग से पार्टी बना लो, तो फिर एक हो जाएगी पार्टियां, दोनों मिल जाएंगे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि सरकार जातिवाद पे होने वाली है या काम पे होने वाली है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जातिवाद पे। राजस्थान जो सरकार है वैकेंसी निकालती है, पेपर लीक हो जाता है, सबसे बड़ा मुद्दा यह है। यूपी में अभी अगर आपको ध्यान हो तो एक ऐसा एग्जाम हुआ जहाँ पे एग्जाम के पहले सुबह वो रद्द कर दिया गया। ये एक तरह से मान सकते हैं तो मानवीय भूल है, या सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उसका पेपर आउट हो? सर, भूल एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, ये तो पूरे 5 साल से भूल चल रही है सर जी। ये भी तो देखो। तो आप क्या मानते हैं कि आपका वोट का आधार क्या होगा? नहीं, वोट का आधार तो मेरा तो हनुमान बेनीवाल साहब को ही है। हनुमान किस आधार पे? सर, वो युवाओं के लिए लड़ते हैं। अभी भी जो मुद्दा चल रहा है वो अभी पहलवानों का, जी, वो भी तो इसी पे चल रहा है। भारत में जो वोटर है वो बहुत बटा हुआ है। वो एक चीज और ऐड करना चाहता हूं। जी, जब इन्होंने ये बात की थी कि जाति के आधार पर वोट नहीं दिया जाना चाहिए, तो जो नाम दिया जा रहा है सचिन पायलट का, तो सामने जो ऑपोजिट में होना चाहिए, मुझे लगता है कि अब जो है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एक ऐसे पर्सन है कि जिन्होंने, जब वो खेल मंत्री रहे तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से खेलों में प्रोग्रेस किया। तो राजस्थान में अब वो चेहरा भी हो सकते हैं ऑपोजिट पार्टी के अंदर, जो मुख्यमंत्री के लिए कैंडिडेट हो सकते हैं। मैं अब कुछ जो है अभी स्टूडेंट से बात कर रहा था। आप कुछ टीचर्स हैं या इंस्टीट्यूट चलाते हैं, पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। डॉक्टर आर.एस. चौधरी। अपना पूरा, क्या आप कौन सा इंस्टीट्यूट चलाते हैं? अपने इंस्टीट्यूट का नाम है सिंघम अकेडमी। अच्छा, चौधरी साहब आप कहाँ से आते हैं? मेरा क्षेत्र तो है भरतपुर। अच्छा, तो आपका वोट भरतपुर ही है या जयपुर से? भरतपुर में है। भरतपुर से वोट है। तो अब क्या मानते हैं, जैसा मैंने अभी हमारी बातचीत हुई है, वोट किस आधार पे जा रहा है? वोट का क्या जातिवादी एक बहुत बड़ा कारण है कि आप जातिवाद पे ही वोट डालेंगे? जातिवाद तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है एक्चुअली, लेकिन जो अपना जो पूर्वी राजस्थान है, इस पर
पूरा फोकस है इस बार कांग्रेस का और बीजेपी का। कांग्रेस का इसलिए क्योंकि कांग्रेस की यदि सरकार बनी पिछली बार तो पूर्वी राजस्थान की जो पूरी सीटें आई उसकी वजह से ही कांग्रेस की सरकार बनी। और यदि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का पूरा फोकस ये है कि इस बार अपन बीजेपी की सीटें उस क्षेत्र में ले गए, तब जाकर के राजस्थान में हमारी सरकार बन सकती है। बीजेपी का क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोदी का प्रभाव? हाँ, कह सकते हैं। अभी अमित शाह का पूरा फोकस है भरतपुर में, अभी वो रैली करने जा रहा है और उनका है कि पूरी राजस्थान की जितनी भी सीटें हैं कम से कम स्टेट की वो सीटें जो है बीजेपी को मिले। क्या महंगाई कोई मुद्दा नहीं है? देखिए, आज की डेट में अपन बात करें पिछले 5 साल की, तो महंगाई तो क्या है, जब से हिंदुस्तान पैदा हुआ तब से चली रही है। और ये लाइट, पानी, बिजली, महंगाई की लड़ाई तो ये चलती रहेगी और आने वाले 100 साल बाद भी चलती रहेगी। लेकिन जो मुख्य मुद्दे थे, जो नेशनलाइज जो मुद्दे थे, जिन मुद्दों पे वास्तव में देश की किरकिरी होती थी, उन मुद्दों को कहीं हद तक जो है मोदी सरकार ने ठीक किया है और उसको लेकर के लोगों में काफी जागरूकता है। और फिर मोदी का काम ये नहीं है कि भाई लाइट मिल रही कि नहीं मिल रही, पानी मिल रहा कि नहीं मिल रहा, सड़क बनी कि नहीं बनी, क्योंकि ये काम स्टेट गवर्नमेंट के हैं। और तो स्टेट गवर्नमेंट पे जब आप काम कर रहे हैं तो वोट डालते वक्त आपका नजरिया कुछ अलग होगा, क्योंकि अब ये चुनाव जो हैं वो स्टेट के हो रहे हैं, ना कि जो है। बिल्कुल हाँ। इसमें जो है ना स्टेट और सेंट्रल दोनों के मुद्दों की लड़ाई है। सेंट्रल में नो डाउट हर आदमी चाहता है कि बीजेपी गवर्नमेंट लंबे टाइम रहे, और स्टेट में क्या है कि लोकल मुद्दे होते हैं तो उनको देख करके, क्योंकि मैंने बीजेपी गवर्नमेंट में वोट डाले हैं और कांग्रेस गवर्नमेंट में भी डाले हैं, तो राजस्थान का जनरली ट्रेंड ये रहा है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस। लेकिन इस बार जो है, क्योंकि यदि अपन बात करें तो बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे को लेकर के वो कांग्रेस को खड़ी अपने सामने अपोजिशन में खड़ी कर सके। और दूसरा, जो कांग्रेस है उसमें गहलोत की जो योजना है, ठीक है, उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं हुआ अलग मैटर है, लेकिन उसकी जो योजना है उन योजनाओं को लेकर के उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता। तीसरा, बस एक कमी जो इस गवर्नमेंट में दिखाई दे रही है वो है कि एक्शन की कमी। नियम बने, कानून बने, लेकिन एक्शन नहीं। यदि एक्शन भी हो जाए तो गहलोत की सरकार बहुत बढ़िया सरकार है। जो नियम कानून जो इसने बनाए वो बहुत, मतलब जो भी योजना लेके आए वो आम पब्लिक से जुड़े हैं, और वो बिल्कुल बस उनको ये कि प्रॉपर वे में उनका चैनलाइज करके उनका एजुकेशन प्रॉपर होना चाहिए। अधिकारी को इसके लिए जो है लामबंद करना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि भाई यदि ये योजना प्रॉपर टाइम से पूरी नहीं तो उसकी जिम्मेदारी अधिकारियों की तय होनी चाहिए। आपका नाम जानना चाहूँगा? डॉक्टर शैलेंद्र शुक्ला। शुक्ला जी, आप क्या करते हैं? मैं प्रिंसिपल हूँ आर्या कॉलेज। अच्छा। आप बहुत से लोगों को पढ़ाते हैं, लीड करते हैं, और कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष की जो मेंटालिटी है उसे भी डेवलप करते हैं। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए चुनाव का दायरा? देखो, अभी सबसे ज्यादा जो नाराज है कांग्रेस गवर्नमेंट से वो यूथ है। अभी कुछ दिन पहले ही अपने आरपीएससी के मेंबर अरेस्ट हुए हैं। जितने भी एग्जाम आए सारे पेपर आउट हुए थे, ठीक है, सारे पेपर आउट होते थे। अभी तक ये ट्रेस नहीं कर पा रहे थे पेपर कहाँ से आउट हुआ प्रीवियस वाले, बट इस वाले में उन्होंने ये भी ट्रेस कर लिया कि साहब ये वाला पेपर जो आरपीएससी से निकला है। तो इसमें कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट का फेलियर है ही। भाई यूथ आता है, गाँव से बच्चा आता है, 2-2 लाख रुपए खर्च करता है एक एग्जाम में, तो भाई उसकी भरपाई गवर्नमेंट कैसे करेगी? एग्जाम अगर कैंसिल होता है तो उसको वापस तैयारी करनी पड़ेगी। ये वाला मुद्दा है सबसे बड़ा। लेकिन इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा जॉब निकालने वाली वो स्टेट गवर्नमेंट रही है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट रही है ना। तो और अलग अलग मुद्दे, जैसे अभी महंगाई का जो उनका मुद्दा चल रहा है, जिसमें 500 रुपए का सिलेंडर, सब एक ही स्टेट है जिसमें 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। हम हमेशा उस सरकार को जरूर ब्लेम करते हैं जो सरकार होती है, और राजस्थान का इतिहास भी रहा है कि सरकारें रिपीट नहीं हुई हैं। क्या लगता है कि इस बार सरकारें रिपीट होंगी? मुश्किल है। मुश्किल है। आपको क्या लगता है सर? सर दोनों चांसेस है, 50-50% चांसेस है जी। लेकिन ये कहना कि 500 रुपए में आज सिलेंडर मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि हर चीज को इतना फ्री दे करके हम लोग सर्वाइवल के लिए जा पाएंगे। हम देखते हैं श्रीलंका की हालत, हम देखते हैं पाकिस्तान की हालत, हम देखते हैं वेनेजुएला जो कि ऑयल एक्सपोर्ट में सबसे बड़ी कंट्री रहा है, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट रखा, हर चीज को फ्री फैसिलिटीज में प्रोवाइड कराना। और आज उसकी हालत ये है कि जो उसकी कैपिटल है वेनेजुएला की, वो सबसे ज्यादा क्राइम्स में सबसे ज्यादा आगे आती है। तो इसलिए हम उस चीज पे, उस राह पर ना चलें। तो इसलिए जरूरी है कि हर चीज फ्री देना ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी को सर्कुलाइज करना। लेकिन वो लोग, आपके फादर क्या करते हैं? मेडिकल स्टोर है। मेडिकल स्टोर है, लेकिन वो लोग जो एक छोटे काम करते हैं, जिनके लिए रोजाना का खर्चा निकालना मुश्किल होता है, और सरकार जो है उन्हें हर बार, ऐसा नहीं कि कांग्रेस सरकार है, उससे पहले भी बहुत सी सरकारों ने उनको फायदे दिए।
तो अगर किसी व्यक्ति का, सरकार का मतलब ये हुआ कि वो किसी से टैक्स लेके और किसी को फायदा पहुंचाए, सब्सिडीज दे, तो आपको क्या लगता है कि सब्सिडी देना क्या कोई बुरा बात है? तो सर फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ही क्यों चल रही है? उसमें भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को फायदा तो दिया ही जा रहा है ना। उसका रीजन ये नहीं है कि हम लेकिन अगर बड़े कॉर्पोरेट्स को फायदा दिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हाँ। वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उधर भी फायदा दिया जा रहा है और इधर भी फायदा देने की आप बात कर रहे हो, तो हम लोगों को निकम्मा बना रहे हैं। आज अगर हम पढ़ने आ रहे हैं, यहाँ पर एजुकेशन लेने आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग किसी चीज के लिए मतलब हम इसे कहें कि हाँ हम इस चीज को ऑप्ट करना चाहते हैं जी। तो हमारी ये सोच है कि हम अब एक जॉब को ऑप्ट करना चाहते हैं। राजस्थान में अभी तक जो चुनाव लड़े गए हैं वो कभी भी किसी एक पक्ष में या किसी एक चीज में कभी नहीं हुआ है, और ना ही यहाँ पे कभी ऐसा माहौल रहा है जिसमें सरकारें जो हैं वो धर्म विशेष पे काम किए हैं। पहली बार चुनावों का जो परिदृश्य है वो चेंज हो रहा है। यहाँ जाति पे भी, क्योंकि अगर हम बात कहें तो गुर्जर बेल्ट, जाट बेल्ट, और साथ साथ में अगर जैसे बीजेपी ने जो चेंजेस किए, वो चेंजेस ये किए कि एक जाट को अध्यक्ष हटा के और ब्राह्मण चेहरा आगे लेके आए। तो मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछता हूँ, क्या जाति कहीं ना कहीं वोट डालते वक्त सामने आती है? सर मुझे नहीं लगता अब यूथ के लिए जाति इतनी कोई इम्पोर्टेंट चीज है। अच्छा। हाँ, मुझे ये लगता है कि जाति को सोच करके अगर हम बढ़ रहे हैं ना, तो हम 1947 से पहले भी जी रहे हैं, पहले ही जी रहे हैं। अब उस चीज के लिए जरूरत नहीं है जी। हम लोगों को इस चीज को छोड़ करके आगे। आप कभी ग्रामीण परिवेश में गए हैं कहीं? मैं अगर आप नागौर चले गए हो या आप कभी डीग चले गए हो, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जाति कितनी इंपॉर्टेंट होती है। बात कह रहे हैं, क्योंकि मैं नावा कुचामन सिटी वाला जो एरिया है जी, उसमें 2-3 गाँव में हम लोग भी सर्वे करने के लिए गए थे जी। तो उस आपको क्या लगता है कि दौसा से या हिंडौन से कोई ब्राह्मण चेहरा निकल सकता है, या वहां से मीणा या गुर्जर वही आएंगे? वो लोगों की तो जाति तो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट तो है। हाँ, लोगों की पॉलिटिक्स जो है ना, मैं अपनी पर्सनल व्यू दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्या सोच रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे पर्सनल व्यूज से तो जाति कोई इम्पोर्टेंस रखती नहीं।